हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कई दिन बाद आज एक बार फिर से कोरोना वायरस की बात करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस की जो फिगर्स आ रही हैं वो राहत देने वाली हैं। कोरोना की सेकेंड वेव जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से चली भी गई। याद कीजिए वो दिन जब 24 घंटे में 4-4 लाख नए केसेस सामने आते थे। अब पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 67,208 नए केस सामने आए हैं। हॉस्पिटल्स में बेड भी हैं, ऑक्सीजन भी है, आईसीयू में जगह भी है और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। याद कीजिए वो दिन जब एक एक दिन में 4-4 हजार लोगों की मौत की खबर आती थी, जब शमशान घाटों में जगह कम पड़ने लगी थी। अब हालात काबू में हैं। पिछले 24 घंटे में 2,330 लोगों की मौत हुई। लेकिन एक कड़वा सच यह है कि लोगों ने इतना बुरा वक्त देखा। आज भी कोरोना को लेकर डर है, खौफ है और कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन दिल में, दिमाग में भय है, तरह तरह के शक हैं, तरह तरह के सवाल हैं। आज मेरे साथ में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया होंगे और उनकी मदद से कोरोना वायरस के जो डर हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आजकल पहला डर है, अगर थर्ड वेव आई तो हमारे बच्चों पर इसका कितना असर होगा, क्या बहुत ज्यादा असर होगा। लोग पूछते हैं कि बच्चों के लिए तो वैक्सीन भी नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो उन्हें कैसे बचाएंगे। और बच्चों को लेकर वाकई में लोगों के मन में बहुत चिंता है, बहुत डर है। आज इस बारे में एम्स और WHO का सीरो सर्वे आया। उसका रिजल्ट कहता है अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसका बच्चों पर कितना असर होगा, यह उसमें डिटेल बताया गया है। 5 राज्यों में 10,000 पार्टिसिपेंट पर यह सीरो सर्वे किया गया। ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास में, इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में डॉक्टर गुलेरिया से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे एम्स ने जो सर्वे किया है वो उस सर्वे में शामिल थे, उसका क्या असर होगा, क्या मतलब है, उसका समझने की कोशिश करेंगे। कोरोना को लेकर आज एक नया डर यह सामने आया कि हमारे देश में कोरोना का एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया है। कोरोना वायरस में फिर से म्यूटेशन हुआ है, वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने फिर से रूप बदला है। तो आज यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, यह डेल्टा प्लस क्या बला है, क्या वाकई में हमारे शहरों में डेल्टा प्लस नाम का वेरिएंट डिटेक्ट हो रहा है, इसका कितना असर पड़ा है। कोरोना को लेकर तीसरी चिंता की बात यह है कि मुंबई में एक हफ्ते बाद अचानक केसेस बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई में केसेस क्यों बढ़े। शुरुआत करते हैं अब से थोड़ी देर पहले आई एम्स की सीरो सर्वे की रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट को तैयार करने में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत बहुत सारे एक्सपर्ट शामिल हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इस रिपोर्ट को लीड किया डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने, जो एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। एम्स और WHO ने जो सीरो सर्वे किया उसके मुताबिक 2 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में पहले से ही सीरो पॉजिटिविटी रेट यानी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो सर्वे हुआ उसमें 5 राज्यों के 10,000 लोग शामिल हुए और इसमें से 4,500 पार्टिसिपेंट के रिजल्ट आ चुके हैं। इनमें भी 2 से 17 साल की उम्र के 700 बच्चे थे। पता चला कि अगर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में सीरो प्रिवेलेंस 55.7 55.7% था, जबकि 18 साल के ऊपर के बच्चों में लोगों में 63% था। यानी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें यह फिगर 63.5% थी, 63.5। तो मतलब यह हुआ कि सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में और एडल्ट पॉपुलेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। एडल्ट पॉपुलेशन में ज्यादा था, थोड़ा सा ज्यादा था और इस आधार पर रिजल्ट में कहा गया कि कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने वाले बच्चों और एडल्ट्स के फिगर्स में, आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कोरोना से हर उम्र के लोग संक्रमित हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं,
लेकिन सीरो पॉजिटिव करीब 77% बच्चों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था, यानी ये बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे। सीरो रिपोर्ट कहती है कि साउथ दिल्ली की रीसेटलमेंट कॉलोनी में तो सीरो प्रिवलेंस 74.7%, 74.7% से ज्यादा था। यानी यहां जितने बच्चों पर टेस्ट हुए उनमें से करीब 75% से ज्यादा में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी थी। इसी तरह फरीदाबाद के रूरल एरिया में करीब 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। गोरखपुर तो रिजल्ट और ज्यादा चौंकाने वाला था। यहां 2 से 18 साल की उम्र वाले जितने बच्चों में टेस्ट हुआ उनमें करीब 88% बच्चों में सीरो प्रेवलेंस था, यानी इन्हें कोरोना हुआ मगर एसिम्प्टोमेटिक थे और ठीक हो गए। तो इसका मतलब यह कि यहां हुई इम्यूनिटी के चांस यहां पर बहुत ज्यादा है। और कुल मिलाकर इस सीरो सर्वे में पता चला कि 62% से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन ऐसी थी जिन्हें कोरोना का इंफेक्शन हो चुका था। इसलिए कहा गया कि बच्चों में तीसरी लहर का कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। अब बहुत सारी बातें मैंने जो आपको बताई वो टेक्निकल बातें थी, फिगर्स की, एंटीबॉडीज की। जब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात करेंगे तो हम समझेंगे साधारण शब्दों में कि ये जो सीरो सर्वे आया इसका मतलब क्या है, क्या वाकई में तीसरी लहर में हमारे बच्चों पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें कोई खतरा नहीं है, और अगर कोई खतरा है तो क्या खतरा है और बच्चों को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए क्या करें, ये सारी बातें हम उनसे समझेंगे। इस दौरान आपको दूसरी चिंता के बारे में बता देता हूं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस जिसको लेकर चिंता है, यह वायरस का सबसे नया म्यूटेशन है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वो कितना घातक है, कितना खतरनाक है। हमारे देश में कोविड टास्क फोर्स के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस वक्त डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा कंसर्न का नहीं है, इसको लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स नजर बनाए हुए हैं और इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि कहीं आगे चलकर यह वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर में कोई कहर तो नहीं ले आएगा, जैसा दूसरी लहर में आया था ऐसा परेशान करने वाला वेरिएंट तो नहीं हो जाएगा। एक दो बातें मैं आपको बता सकता हूं कि जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है उसमें K417N यह नाम है नया म्यूटेशन जो देखने को मिला है। और जहां तक भारत में इस वेरिएंट की बात है तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 7 जून तक कोरोना के 6 मरीजों में डिटेक्ट हुआ है। तो नंबर तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसका खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता, यह समझने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया का अगर नजारा देखें तो अभी तक वायरस का यह वेरिएंट डेल्टा प्लस कनाडा, जर्मनी, रशिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, जापान और अमेरिका समेत 10 से ज्यादा मुल्कों में है। लेकिन इन सारे मुल्कों में कुल मिलाकर के 150 करीब मरीज हैं जो डिटेक्ट हुए हैं जिन्हें यह डेल्टा प्लस का वेरिएंट मिला है। तो नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने आज बताया कि वायरस में म्यूटेशन तो होगा और यह चिंता बढ़ाने वाली बात भी है, लेकिन फिलहाल यह स्ट्रेन हमारे देश में वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सारा सिस्टम अलर्ट है और इस पर लगातार स्टडी चल रही है। डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है, कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है। लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया। द प्रेजेंट स्टेटस इज दैट यस, अ न्यू वेरिएंट हैज बीन फाउंड। दिस इज अ वेरिएंट ऑफ interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. Transmissibility बढ़ जाती है, severity बढ़ जाती है, etc. वो अभी इसके बारे में मालूम नहीं है।
लेकिन जो चेंज आई है, जिस तरह से आई है, उसके इफेक्ट को अब साइंटिफिक तरीके से वॉच करना चाहिए। तो अच्छी बात यह कि सब लोग अलर्ट हैं, सब लोग सावधान हैं किसी भी नए म्यूटेंट को लेकर, वायरस के किसी नए रूप को लेकर। और जैसा मैंने आपको बताया था, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहले भी ये बात हुई थी कि लोगों की बड़ी चिंता है कि ये थर्ड वेव आएगी तो हमारे बच्चों पर बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। तो आज मैंने देखा ये एम्स का और WHO का जो सीरो सर्वे आया है, तो अगर हमारे दर्शकों को आप साधारण भाषा में समझा सकें कि बच्चों को लेकर ये सर्वे क्या कहता है। तो ये जो सीरो सर्वे है, ये कुछ क्षेत्र में किया गया है WHO और एम्स की टीम ने, और ये देखने की कोशिश की गई कि अभी बच्चों में कितना इन्फेक्शन है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा तो इसका ये मतलब हुआ कि बच्चों में अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है और अब उनको आगे जाके इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो सीरो सर्वे किया गया, और ये अर्बन एरिया में भी किया गया, ग्रामीण इलाकों में भी किया गया, इसने ये पाया कि जो पॉजिटिविटी हम एंटीबॉडीज देखते हैं ब्लड में, तो बच्चों में भी उतनी ही मात्रा परसेंटेज में लोग बच्चों में थी जितनी 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों में थी। यानी कि बच्चों में भी इन्फेक्शन हो चुका है। 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो सीरो सर्वे में पॉजिटिव आए, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो चुका है और वो प्रोटेक्टेड है। अब फिर से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। इस डेटा का मतलब क्या हुआ? इस डेटा का मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चों में भी इन्फेक्शन जैसे जैसे अडल्ट्स में हुआ है, बच्चों में भी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन हुआ। कई दफा वो पकड़ा नहीं गया, कई दफा उनका टेस्ट नहीं हुआ और वो ठीक हो गए। इसलिए दो इसमें कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये है कि बच्चों में कोविड अभी तक भी माइल्ड इन्फेक्शन कर रहा है, चाहे हम ग्रामीण इलाके की बात करें या शहरों की बात करें। और इसलिए कई बच्चे ऐसे जिनमें एंटीबॉडीज बन गई हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चला, या उनको बहुत जुकाम नजला बुखार हुआ और वो अपने आप ठीक हो गया। दूसरा जो इससे पता चलता है वो ये है कि अगर बच्चों में इतनी मात्रा में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो उनको प्रोटेक्शन मिल चुकी है, और अगली वेव में ऐसा नहीं है कि वो ससेप्टेबल है, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लगता नहीं है कि अगली वेव में बच्चों को कोई ज्यादा खतरा है। तो जो पेरेंट्स हैं डॉक्टर साहब, माता पिता हैं जिनको बच्चों की बहुत चिंता है, लोग सोचते हैं हमें वायरस हो जाए, हमें की तकलीफ हो जाए, अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। तो आप कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह के डर की, चिंता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि सीरो सर्वे यही कह रहा है कि बच्चों में ये डरने की जरूरत नहीं कि बच्चों में अब ज्यादा केसेस होंगे। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों में ज्यादा सीवियर केसेस होंगे, क्योंकि सीरो सर्वे में दोनों चीजें देखी गई। एक तो बच्चों में इन्फेक्शन हो चुका है काफी हद तक, ऐसा नहीं कि वो अभी तक बचे हुए हैं और उनमें अब ज्यादा इन्फेक्शन होगा। दूसरा, बच्चों में जो भी इन्फेक्शन हुआ है अभी तक वो माइल्ड ही हुआ है, और आगे जाके भी वो इन्फेक्शन माइल्ड ही रहेगा। सीवियर इन्फेक्शन या हॉस्पिटलाइजेशन की या डेथ की हम बात करें तो बच्चों में वो ज्यादा नहीं पाया गया। डॉक्टर साहब, ये भी समझाइए, सीरो सर्वे से कैसे पता चलता है कि आने वाले वक्त में इन्फेक्शन बच्चों को नहीं होगा? तो जब हम सीरो सर्वे करते हैं तो हम उन लोगों को चुनते हैं जिनको ये कोविड नहीं हुआ है, उनको पता नहीं उनको कोविड हुआ है, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ है और उनका कभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए। उनका हम खून लेते हैं और उसमें देखते हैं कि एंटीबॉडीज बनी है या नहीं। अगर उसमें एंटीबॉडीज बन गई हैं तो उसका मतलब कि उनको इन्फेक्शन कभी ना कभी हुआ था लेकिन उनको पता नहीं चला। तो अगर हम ये देखें कि कितने उस मात्रा में उस इलाके में या उस जगह में कितने लोगों में एंटीबॉडीज बनी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके में इतने लोगों को प्रोटेक्शन मिल चुका है और इनको इन्फेक्शन अब फिर से होने के चांसेस कम है। तो सीरो सर्वे ने ये पाया कि कई जगह जहां पे ज्यादा भीड़ है, अर्बन इलाकों में जहां पे हम देखते हैं कि लोग इकट्ठे काफी हद तक रह रहे हैं, वहां पे 50 से 60, यहां तक कि कई जगह पे 80% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी थी। इसका मतलब अभी उस एरिया में तो 80% से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे माइल्ड हुआ हो, उनको पता नहीं चला हुआ हो, और वो अब प्रोटेक्टेड है और इसलिए आगे के लिए उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अडल्ट्स में भी ये पाया गया जो 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, और जो बच्चों में देखा गया जिनकी 18 साल से कम उम्र है, उसमें भी ये देखा गया कि उतनी ही मात्रा में उनमें भी एंटीबॉडीज हैं, इसलिए वो उनको भी इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए। जी
डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि वैक्सीन अभी तक बच्चों के लिए डेवलप नहीं हुई। हमने अमेरिका में तो सुना कि वहां पर वैक्सीन मिल सकती है बच्चों को, लेकिन क्या भारत में भी इस बात की उम्मीद है? बच्चों के लिए कब वैक्सीनेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है, दो चीजें हो रही है। एक तो फाइजर वैक्सीन का अब क्लियरेंस आ गया है, FDA अप्रूवल है कि बच्चों में लगाने के लिए, और इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भी फाइजर को अप्रूवल दिया हुआ है कि वो हमारे देश में भी वैक्सीन लग सकता है। दूसरा, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उसके ट्रायल ऑलरेडी भारत में चल रहे हैं। 2 साल से 18 साल की उम्र में कई बच्चों को वैक्सीन लगा हुआ है, वो ट्रायल चल रहे हैं और वो सितंबर तक उसका डेटा पूरी तरह से आ जाएगा। तो उम्मीद यही है कि तब तक जो है बच्चों में भी वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमें वैक्सीन लगानी है और हमारे पास कम डोजेस हैं, तो हमें उन लोगों को लगानी चाहिए जिनको ज्यादा सीवियर बीमारी होने के चांसेस हैं, या जिनको ये चांसेस है कि इस कोविड के कारण उनकी मौत हो सकती है। और अभी भी वो जो कैटेगरी है, वो ज्यादा जिनकी उम्र ज्यादा है, एल्डरली जो लोग हैं वो है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज हैं, हार्ट की तकलीफ है, डायलिसिस पे पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज हैं। बच्चों में जो है माइल्ड डिजीज होती है, उनको सीवियर डिजीज नहीं होती। इसलिए बच्चों को वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए क्योंकि तभी हम अपने केसेस कम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास वैक्सीन के डोजेस कम हैं, तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग लोगों को और उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस सीरो सर्वे में बच्चों की तो बात हमने की, क्या एडल्ट्स के बारे में भी कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं, कुछ नई बातें पता चली हैं? तो इस सीरो सर्वे में, ऑल्दो इसका सैंपल साइज छोटा है और कुछ एरियाज में हुआ है, और अब ICMR एक बड़े पैमाने पे भी सीरो सर्वे कर रहा है, और इस सीरो सर्वे से यह पता चला है कि जो सेकेंड वेव हुआ है उससे काफी हद तक ग्रामीण इलाकों में भी और शहरों में भी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और इसलिए ये चांसेस हैं कि अगली दफा अगला जो वेव आएगा उसमें शायद इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे जो हमने पिछले वेव में देखा था। लेकिन अगर हमने अगले वेव को रोकना है या उसको कम करना है, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस चाहे कोई भी नया वेरिएंट हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, अगर हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ धोएंगे, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो वायरस नहीं फैल सकता और हम उसको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये वायरस आगे कैसे बिहेव करेगा। पर कोई भी नया वायरस आए, कोई भी नया वेरिएंट आए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको आगे नहीं फैलने देगा। जी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से आपका मतलब है लोग मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें, साथ में भीड़ ना इकट्ठी होने दें, ऐसे एक्टिविटीज ना करें, फंक्शंस ना करें जहां पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, स्पेशली इंडोर एक्टिविटीज है, और अपने हाथ रेगुलरली धोते रहें। अभी आपने जिक्र किया था डेल्टा प्लस का, तो इसको लेकर के बहुत खबरें चल रही हैं कि डेल्टा प्लस बहुत खतरनाक वेरिएंट है और ये म्यूटेशन ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो डेल्टा प्लस के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, भारत में भी रिपोर्ट हुए हैं, बाहर वाले देशों में भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक जो डेटा आया है उसमें इतने ज्यादा केसेस डेल्टा प्लस के नहीं हैं। और अभी ये एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि अब अभी इसकी स्टडी हो रही है कि इसका आगे क्या हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक नया वेरिएंट है जिससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट में ही रहेगा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा, या एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। जब हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करते हैं, तब हम ये देखना चाहते हैं कि जो नया वेरिएंट आया है, जो डेल्टा प्लस है, क्या ये ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है, जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, अल्फा वेरिएंट में, कि पिछले वाले वेरिएंट से के मुकाबले में उसने एकदम बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया और इसलिए हमारे सेकेंड वेव इतना शार्प रहा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये जो वेरिएंट है ये ज्यादा विरुलेंट तो नहीं है, उसका ये मतलब कि ज्यादा सीवियर डिजीज तो नहीं कर रहा, ज्यादा लोग हॉस्पिटल में तो नहीं आ रहे, ज्यादा डेथ्स तो नहीं हो रही। और तीसरी चीज ये है कि इस वेरिएंट ने ऐसा कोई इम्यून एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं बना लिया है जिससे रीइंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है और आपको वैक्सीन जो है इतनी कामयाब नहीं हो रही। अभी तक जो लिमिटेड डेटा आया है, क्योंकि अभी नया वेरिएंट है ये, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो ये कहे कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है या कि ज्यादा सीवियर इलनेस करता है या ये वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको कम करता है। लेकिन अभी इसको क्लोजली वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि आगे कैसे ये इवॉल्व करता है वो अभी कहना मुश्किल है। डर इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब लोगों को समझ नहीं आया कि जो सेकंड वेव इतनी तेजी से आया और
4-4 लाख लोग एक एक दिन में इन्फेक्ट होने लगे और फिर उतनी तेजी से ये चला भी गया। बिल्कुल, तो हमने ये देखा है कि ये जो वेरिएंट जो इस दफा केसेस आए वो एकदम बढ़े और एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ। उसका कारण बेसिकली 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ढील हो गई, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल बंद हो गया, बहुत फंक्शंस होने लगे, कई एक्टिविटीज ऐसी हुई जहां भीड़ इकट्ठी हुई। साथ साथ एक नया वेरिएंट भी हमारे देश में आया। शुरू में अल्फा वेरिएंट था, फिर डेल्टा वेरिएंट इवॉल्व हुआ। दोनों वेरिएंट्स जो थे वो बहुत जल्दी फैलते थे और उन्होंने बहुत जल्दी स्प्रेड करना शुरू किया और एकदम शार्प राइज हुआ। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ, जैसे जैसे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, इस वेरिएंट का जो फैलना था वो एकदम रुका और केसेस एकदम कम हुए। तो इसीलिए ये जो फिनोमेना है ये वेल नोन है कि अगर आपका ऐसा वेरिएंट हो तो जितना शार्प कर्व राइज करेगा उतना शार्प ही वो कर्व नीचे आएगा। लेकिन आगे के लिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे वेरिएंट्स आएंगे तो हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क रहना है। हम इस बात को कैसे डॉक्टर साहब इंश्योर करें कि इसके बाद ऐसी स्थिति ना हो जिसमें हमारे पास में लोग की मौत होने लगे, हॉस्पिटल में जगह ना मिले, आईसीयू में बेड्स ना मिले, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कैसे इंश्योर करेंगे ये? तो इसमें हमें 2-3 चीजें करनी है। पहली चीज तो ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अब हमारी सिचुएशन बेहतर है पहले से, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार करें जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक रहे, बेड्स अगर ज्यादा जरूरत है तो बेड्स की अरेंजमेंट करें। दूसरी चीज जो करने की जरूरत है कि हम सर्वेलेंस बहुत एग्रेसिवली करें, क्योंकि जब भी हम देखें कि केसेस एक ही क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, एक शहर में बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल की एडमिशंस बढ़ रही हैं, तो हम एकदम वहां पे लॉकडाउन ले आए, कंटेनमेंट शुरू करें जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि अगर हम पिछले वेव में देखें और पूरे देश का आंकड़े देखें या हर एक क्षेत्र के आंकड़े देखें तो केसेस तभी कम हुए जब हमारा लॉकडाउन बहुत इफेक्टिव रहा। तो हमें 2 चीजें करनी है कि लॉकडाउन पूरी तरह से लाना है, सर्वेलेंस देख के कि आपकी पॉजिटिविटी रेट मान लो 5% से ज्यादा हो रही है, 60% से ज्यादा आपके बिस्तर जो कोविड वाले हैं वो भर गए हैं, अब आपके पास बेड्स की कमी होने वाली है, आपको उस क्षेत्र में एकदम लॉकडाउन लाने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। साथ साथ आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली करना पड़ेगा और वैक्सीन जितना जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा पाएं उससे भी केसेस जो है वो कम होंगे। वैक्सीन को लेकर डॉक्टर साहब लोगों के मन में डर है। हमारे जो रिपोर्टर्स गांव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, छोटी छोटी जगह जाते हैं तो लोग डरते हैं वैक्सीन के नाम से ही, और गांव के लोग वो अपनी साधारण भाषा में कहते हैं कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे। रिपोर्टर पूछते हैं क्यों नहीं लगवाएंगे, कहते हैं मौत हो जाएगी। तो ये एक वैक्सीन के जो है वैक्सीन को आगे पुश करने के लिए एक और चीज का हमें सॉर्ट ऑफ सामना करना पड़ेगा, वो ये है इन्फोडेमिक। क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या वैसे में गलत इंफॉर्मेशन चल रही है। जैसे आपने कहा कि कई लोग कहते हैं कि टीका लगाने से हमें कोविड हो जाएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि टीका लगाने के बाद इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, हमारी मानसिक शक्ति चली जाएगी, और इस तरह के कई और जो डर हैं वो मीडिया में, सोशल मीडिया में आते हैं तो लोग एकदम डर जाते हैं। बहुत जरूरी है कि वो समझें कि अब करोड़ों क्या 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है दुनिया में, और अगर हम उस आंकड़े देखें तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आया कहीं पर भी जिससे हमें घबराएं कि डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, कि वैक्सीन के बाद लोगों की मौत ज्यादा हो रही है, वैक्सीन के बाद किसी को ऐसे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है जो जिससे कोई सीरियस उसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो। तो अगर हम देखें वैक्सीन के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, हर एक टीके के साथ साइड इफेक्ट्स होते हैं। बच्चों में हर साल हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, हर गांव में भी बच्चों को टीके लगते हैं, कुछ साइड इफेक्ट उसके भी होते हैं, उतने ही साइड इफेक्ट वैक्सीन के भी हैं, लेकिन जो उसका फायदा है वो बहुत ज्यादा है। और साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के क्या हैं? कभी कभी आपको थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, कुछ दिन के लिए बुखार हो सकता है, शरीर में दर्दें हो सकती हैं, जहां टीका लगा है वहां पे 1-2 दिन के लिए दर्द हो सकती है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो उससे आप कुछ सीवियर कोविड से बच जाओगे और आपकी जान बच सकती है। लोगों को यह समझना चाहिए कि टीका लगाने से अगर उनको बाद में कोविड हुआ तो माइल्ड कोविड होगा, सीवियर कोविड नहीं होगा, और उससे उनकी जान बच सकती है। वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेंगे, आईसीयू में नहीं पहुंचेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी बेहतर नहीं है वहां पे टीका लगाना और भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो ज्यादा बीमार हुए तो हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको इतनी मिल नहीं पाएगी।
25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है हमारे देश में, तो कहीं आपको कोई ऐसे साइड इफेक्ट कहीं भी नजर आए जिसको लेकर के लोगों को डरना चाहिए, जिसको लेकर के परेशान होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की तरफ से एक पूरी ग्रुप है जो AFI जो कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, सारे जो वैक्सीन के रिएक्शन होते हैं, चाहे वो माइनर हो चाहे वो सीवियर हो, उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हर एक सीवियर रिएक्शन की पूरी ऑडिट होती है कि ये क्यों हुआ, इसका वैक्सीन से कोई लेना देना तो नहीं था। और मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ही सेफ है वैक्सीन। गवर्नमेंट के जो आंकड़े आए हैं कि साइड इफेक्ट जो है वो 0.0002% है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। और हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स आम और नर्सिंग ऑफिसर्स और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगा के वापस काम पे आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि घर रेस्ट करते हैं कि अब हमें कोविड हो जाएगा या कुछ ऐसी बात होगी। तो हमें फैक्ट्स पे जाना चाहिए, पूरे आंकड़े देखने चाहिए। जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको देख के डरना नहीं चाहिए। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जैसे जो कोविशील्ड लगवा रहे हैं, उनको अब दूसरी डोज 3 महीने बाद लगवानी है, लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन कम है इसलिए सरकार ने जानबूझ के इस डेट को बढ़ा दिया। अनसाइंटिफिक है ये। बाकी मुल्कों में तो 8 हफ्ते में लग रही है। ऐसा नहीं है, कई मुल्कों में भी 12 हफ्ते बाद लग रही है और ये साइंटिफिक बेसिस पे है क्योंकि इस पे रिसर्च होके पेपर पब्लिश हुए हैं अच्छे जर्नल्स में, लैंसेट में, जिसने ये देखा कि अगर हम वैक्सीन की जो दूसरी डोज है, सिर्फ कोविशील्ड की हम बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन की ड्यूरेशन तो उतनी ही है। कोविशील्ड का जब उन्होंने एस्ट्राजेनेका कंपनी ने देखा अपनी ट्रायल्स में, और स्पेशली जब यूके में दिसंबर में उन्होंने ये पॉलिसी ली थी कि हम दूसरा डोज 12 हफ्ते के बाद लगाएंगे क्योंकि वहां केसेस ज्यादा थे, उसका जब उन्होंने डेटा देखा तो ये पाया कि जब 12 हफ्ते के बाद जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा बन रही थी, उनमें प्रोटेक्शन ज्यादा थी, इम्यूनिटी ज्यादा थी। जिन लोगों को जल्दी लगाई गई थी 4 से 6 हफ्ते में, उन लोगों में एंटीबॉडीज कम मात्रा में बन रही थी। दूसरी चीज उनको ये था कि भाई ऐसा तो नहीं कि एक शॉट लगाने से, एक टीका लगाने से आपको इन्फेक्शन बीच में हो सकता है। जब 4 हफ्ते और 12 हफ्ते का गैप है तो ऐसा तो नहीं कि बीच में कोविड के चांसेस ज्यादा होंगे। उसको भी उन्होंने स्टडी किया और ये देखा कि आपको 70% के करीब प्रोटेक्शन मिल जाता है और इसलिए एक शॉट से भी आपको काफी प्रोटेक्शन मिलेगा। और 12 हफ्ते बाद अगर आप दूसरा टीका लगाएंगे तो आपके बॉडी में इम्यून रिएक्शन, जो बूस्टर इफेक्ट है, वो ज्यादा बेहतर रहता है और इसलिए उससे फायदा है। ये डेटा को देख के ही जो एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने जो टीका का ड्यूरेशन जो था, जो पहले 8 हफ्ते तक किया था, उसको और बढ़ा के 12 हफ्ते तक कर दिया है। लेकिन डॉक्टर कुछ लोगों का ये कहना है, ब्रिटेन में इसको 8 हफ्ते कर दिया। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि अब कई देशों ने इसको 8 हफ्ते कर दिया है क्योंकि नया जो वेरिएंट आया है उस पर डेटा नहीं है। तो हम अभी अगर हम इस पूरा डेटा आएगा तभी हम ये कह पाएंगे कि हो सकता है कि अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमें डेट उसको जल्दी करना पड़े, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया है। यूके ने अपने लेवल पे 8 हफ्ते ये इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि डेल्टा वेरिएंट के कारण ज्यादा इम्यूनिटी कम हो जाए और इसलिए जल्दी प्रोटेक्शन कम मिले, और साथ साथ उनके पास डोजेस की भी जो थी सरप्लस था, मात्रा ज्यादा थी तो जल्दी लगा सकते थे। लेकिन ये बात सही है कि अभी तक इतना डेटा नहीं है कि हम कहें कि इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि ये डेफिनेट नहीं है। जैसे जैसे रिसर्च होगी, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे डेटा होगा, तो ये भी मुमकिन है कि इसको कम कर सकते हैं बाद में। कोवैक्सीन में कम है, कोवैक्सीन में 4 से 6 हफ्ते ही है क्योंकि उसमें जो भी डेटा अभी तक आया है वो यही दिखाता है कि ये 4 से 6 हफ्ते बूस्टर जो है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन्स बहुत हैं, लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो बॉडी के अंदर जाके जो एक्शन करती हैं, वो अलग अलग हैं। जो कोवैक्सीन है वो एक लाइव डेड वायरस है जो हम इंजेक्शन के तौर पे देते हैं जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। जो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। वो एक और जो एडिनो वायरस है उसके अंदर हम कोरोना का एक टुकड़ा डाल के उससे वैक्सीन बनाते हैं। तो हर एक वैक्सीन का प्लेटफॉर्म अलग है, इसलिए उनका जो पहला डोज और दूसरा डोज है वो थोड़ा अलग अलग रहता है। फाइजर का और कई वैक्सीन है जिनका 3 हफ्ते है, तो कुछ वैक्सीन हम 3 हफ्ते के बाद देते हैं, कुछ 4 से 6 हफ्ते के बाद देते हैं, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिनके अब 3 डोजेस भी हो सकते हैं, और कोविशील्ड का जो है वो 12 हफ्ते का है दूसरा डोज।
कोवैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब सोशल मीडिया में बहुत ये बात चली कि इसमें गाय के नवजात बछड़े का खून है वो मिला हुआ होता है। नहीं, इसमें कोई डेटा नहीं है। कोवैक्सीन तो लैब में बनती है, सिंथेटिक वैक्सीन है। और ये भी एक गलत वही न्यूज है, जैसे हम अभी कह रहे हैं कि कई कई चीजें सोशल मीडिया में ऐसी चलती हैं जिससे वैक्सीन को जो हम पुश कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को सब लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि वैक्सीन एक ही मात्र है जिससे हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे। और अगर हमने इस पैंडेमिक से बाहर आना है तो सब लोगों को आगे आके ऐसी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिससे हम लोगों में एक पॉजिटिव फीलिंग ला पाए कि सब लोग आगे आके वैक्सीन लगाएं। अगर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि लोग वैक्सीन ही नहीं लगाएंगे तो हम पैंडेमिक से निकलने के लिए हमें और ज्यादा समय लगेगा और हम और ज्यादा डेथ्स हो सकती हैं। तो वैक्सीन हमारी डेथ रेट भी कम करेगा, पैंडेमिक से हम जल्दी बाहर आ पाएंगे, बच्चों को भी बचा पाएंगे। इसलिए वैक्सीन एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास और हमें इसको इस तरह से गंवाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, लोग पूछते हैं कि कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, फाइजर आने वाली है, स्पुतनिक हमारे यहाँ ऑलरेडी मिल रही है, नोवावैक्स और भी कई सारी वैक्सीन है, तो बेस्ट वैक्सीन कौन सी है, सबसे अच्छी कौन सी है जो लगवानी चाहिए? तो एक बात तो यह है कि हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में इतनी ज्यादा वैक्सीन अब आने लगी हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी चॉइस होगी कि आप इतनी सारी 4, 5 या 6 वैक्सीन लगा सकते हो। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं है। ऐसे कोई स्टडी नहीं है जिसने कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर या मॉडर्ना को इकट्ठे इवैल्यूएट किया हो। और इसीलिए जो भी स्टडीज हुई हैं उन्होंने अपना ही एक स्टडी डिजाइन बना के किया गया है। इसलिए अगर हम पूरी तरह से क्रिटिकली उसको वैसे देखें तो सारी वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं। और मैं यही कहूंगा कि आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप जरूर लगाएं, उसमें आप हेजिटेंसी ना करें। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई डॉक्टर साहब? मैंने तो कोवैक्सीन लगाई है और क्योंकि हमारे अस्पताल में कोवैक्सीन सैंक्शन हुई थी तो हमने कोवैक्सीन लगाई थी। तो हम लोग को ये कह सकते हैं कि वो कोई भी वैक्सीन लगवाएं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सारी जो वैक्सीन है वो एक शील्ड की तरह, रक्षा कवच की तरह काम करेंगी। आपका सवाल नहीं सुनाई दिया मुझे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि हम लोग को कह सकते हैं कि चाहे कोविशील्ड लगाएं या फाइजर लगाएं या कोवैक्सीन लगाएं या स्पुतनिक लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। और मैं यही कह रहा हूं कि आपको जो भी वैक्सीन आपको मिल रही हो आप बेहिचक उसको लगाएं, कि शंका ना करें, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र है जिससे वो आप बच पाओगे और इसलिए जरूर उसको लगाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और जितने भी शंकाएं थी, लोग मन में सवाल थे, उनको दूर करने में मदद की। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं और बड़े आसान शब्दों में अपनी बात समझाते हैं। उन्होंने समझाया कि एम्स और WHO ने जो सीरो सर्वे किया उसके मुताबिक अगर थर्ड वेव आती भी है तो बच्चों में कोरोना को लेकर किसी तरह का डर हो इसकी जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। डॉक्टर गुलेरिया की बातों से उन पेरेंट्स को राहत मिलेगी जो थर्ड वेव और बच्चों पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर डरे हुए थे। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को अभी तक घातक नहीं कहा जा सकता, डेंजरस नहीं कहा जा सकता, इस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इन बातों का यह मतलब नहीं कि हम कोरोना को लेकर लापरवाही बरतें। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी समझाया कि अभी भी मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है, जो भी प्रोटोकॉल बार बार बताया गया था वो पालन करें, यह बड़ा जरूरी है। और लॉकडाउन खुलने का यह मतलब नहीं है कि भीड़ भाड़ लगाई जाए, क्योंकि ऐसा करने का अंजाम वही होगा जो आजकल मुंबई में दिख रहा है। मुंबई में कोरोना के फिगर्स फिर चिंता पैदा कर रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि मुंबई में कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, नॉर्मलिटी वापस आ जाएगी। और कुछ दिन पहले तो बीएमसी की तरफ से कहा गया था कि दादर, माहिम और धारावी जैसे जो घनी आबादी वाले इलाके हैं इनमें कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला। लेकिन 11 दिन बाद मुंबई में अचानक नए केसेस की संख्या में इजाफा हुआ है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे थे कि पिछले 48 घंटे में मुंबई में करीब 1500 नए केस रिकॉर्ड किए गए। वैसे कुछ दिन पहले तक मुंबई में 500 से कुछ ज्यादा केसेस सामने आए थे, लेकिन अचानक यह संख्या 800 को पार कर गई, यानी करीब 60% केस बढ़ गए।
और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो मुंबई में हालत बिगड़ सकती है। अब सवाल है कि ये केसेस क्यों बढ़े, इसकी वजह क्या है? क्या मुंबई में कोई नया वेरिएंट आया है? क्या मरीजों में डेल्टा प्लस का वेरिएंट है? तो इस पर बीएमसी की कोविड एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट नहीं हुआ है। इतना जरूर है क्योंकि अनलॉक हुआ है, लोग दोबारा बाहर निकले हैं और वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए केसेस की संख्या बढ़ गई है। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन में सरकार ने थोड़ी शिथिलता की है कि लोगों को ज़रूरत है, लोगों को काम करना है, इसके लिए सरकार ने जो शिथिलता दी है उसके कारण लोगों के एक साथ जाना आना लोग ध्यान नहीं देते, इसीलिए भी बढ़ रहा है। लेकिन ये फिर भी बहुत कम, मेरे हिसाब से जिस तरह से पहले कोविड बढ़ रहा था वो कोविड नहीं है। अभी कल देखे हम 830 थे, परसों 575 थे, और सही में देखेंगे तो इतना बढ़ा हुआ नहीं है कोविड। कुछ दिन पहले 500 फिर अचानक 800, एक बड़ी क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि एक दिन में इतने अगर डबलिंग होती है तो वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। कोविड के लक्षण बढ़ने के कारण बढ़ना ये एक ही कारण है कि लोगों की भीड़। जो डेल्टा वेरिएंट है वो प्लस वेरिएंट अब आ गया है, तो मुंबई में कितने केसेस है, कोई आंकड़ा है या फिर मुंबई में फिलहाल अब तक कोई केस नहीं आए हैं? मुंबई में अभी तक डेल्टा वेरिएंट के एक भी केस नहीं आए हुए हैं और आएंगे भी नहीं। माँ भवानी करेगी तो एक भी नहीं आएगा, लेकिन लोगों ने सावध रहना चाहिए। और मेरी एक मांग है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका ने ज़्यादा से ज़्यादा बाहरगांव से आने वाले लोगों को रोकना चाहिए। जब तक इनको रोकते नहीं है तब तक हम डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जाए? अब बात करते हैं मुंबई में आज हुई एक हाई प्रोफाइल अरेस्ट की। आपको याद होगा मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद बिछाया गया था और फिर उस केस में मनसुख हिरेन नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था और इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने आज मुंबई पुलिस के जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया। प्रदीप शर्मा को मनसुख मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है। प्रदीप पर इस मर्डर की साजिश में शामिल होने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है। आज जब कोर्ट में मामला गया तो अदालत ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। प्रदीप शर्मा, मैं आपको बता दूं कि रिटायर होने के बाद शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं। उनके अलावा एनआईए ने जिन 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया है उनमें मनीष सोनी और सतीश शामिल हैं। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एनआईए ने 11 जून को मनसुख हिरेन मर्डर केस में संतोष शेलार और आनंद यादव को अरेस्ट किया था। संतोष शेलार और आनंद यादव विस्फोटक से भरी एसयूवी कार एंटीलिया के बाहर प्लांट करने की साजिश में शामिल थे। संतोष शेलार और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर प्रदीप शर्मा काफी करीबी हैं आपस में एक दूसरे के। संतोष शेलार ने बयान दिया और वो बयान प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी का बेस बना। आज 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 10 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। मनसुख मर्डर केस में प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी कैसे हुई यह भी मैं आपको बता देता हूं। प्रदीप शर्मा का पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत लंबा करियर रहा है। करीब 35 साल मुंबई पुलिस में सीनियर अफसर रहे हैं और बहुत जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उन्हें माना जाता था। तो उन्हें गिरफ्तार करने से पहले एनआईए ने काफी मेहनत की और एनआईए का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने वैसे ही अरेस्ट नहीं कर लिया। 2 महीने पहले प्रदीप शर्मा का नाम पहली बार मनसुख हिरेन केस से जुड़ा। तब एनआईए की टीम ने प्रदीप शर्मा से 2 दिन करीब 20 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन तब प्रदीप को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि सबूत नहीं थे। 6 दिन पहले एनआईए ने संतोष शेलार और आनंद यादव को अरेस्ट किया। आरोपी संतोष शेलार प्रदीप शर्मा का करीबी है, इन्फॉर्मर रहा है। जब एनआईए ने संतोष से जरा गहराई से पूछताछ की तो उसने मनसुख हिरेन की किडनैपिंग और हत्या की जो डिटेल बताई वो चौंकाने वाली थी। संतोष शेलार ने प्रदीप शर्मा का नाम भी लिया। पुलिस के मुताबिक यह भी पता चला कि एंटीलिया केस के बाद सचिन वाजे जब गिरफ्तार हुए, सुनील माने और विनायक शिंदे, इन तीनों ने प्रदीप शर्मा के जेबी नगर वाले घर पर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में प्रदीप शर्मा मौजूद था। पूछताछ में संतोष शेलार ने इस मीटिंग की पूरी डिटेल्स एनआईए को दी
मनसुख हिरेन मर्डर केस में एक और बड़ी बात पता चली। मनसुख हिरेन को जो आखिरी कॉल किया गया था उसका लोकेशन टावर प्रदीप शर्मा के घर के आसपास दिखाई दिया। संतोष शेलार से पूछताछ में खुलासे के बाद एनआईए की टीम ने 3 दिन तक प्रदीप शर्मा के ठिकानों की जानकारी ली और फिर आज प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया। प्रदीप शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने साजिश में हिस्सा लिया। जो मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची गई थी, इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर विनायक शिंदे, सुनील माने, सचिन वाझे ये भी आए थे और यहां पर जो पहली ग्राउंड फ्लोर की जो मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर की मंजिल पर प्रदीप शर्मा के दफ्तर में वो सभी लोग गए थे, जिसके बाद यहीं से मनसुख हिरेन को आखिरी कॉल किया गया था पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच का बताकर, और ये यहाँ के जो मोबाइल टावर है उससे ये लोकेट हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, संतोष शेलार जो गिरफ्तार हुआ है वो प्रदीप शर्मा का पुराना सहयोगी है, इन्फॉर्मर है, उसके बयान में भी प्रदीप शर्मा का नाम आया, जिसके बाद प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी एनआईए की टीम ने की है। अब इस मामले में एनआईए का कहना है कि और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये लार्जर कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा था। ये मनसुख हिरेन का जो मर्डर है वो एंटीलिया के विस्फोटक कांड से जुड़ा हुआ था, और उसके साथ ही ये मनसुख हिरेन का जो मर्डर है वो प्लान किया गया, जिसकी प्लानिंग का एक अहम स्पॉट, एक अहम हिस्सा अंधेरी का ये प्रदीप शर्मा का घर बताया जा रहा है। इसकी कुछ और डिटेल्स आपको बता देता हूं। जब इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो एनआईए के वकील ने कोर्ट को बताया कि सतीश और मनीष इन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने मनसुख की हत्या प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के कहने पर की थी। हत्या के बाद सतीश और मनीष ने प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे को फोन भी किया था। इस हत्या के लिए आरोपियों को काफी पैसा दिया गया था। एनआईए के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के ठिकानों से बड़े पैमाने पर कैश मिला है, कई अहम दस्तावेज मिले हैं। प्रदीप शर्मा के घर से आर्म्स और एम्युनिशन बरामद हुआ है। एनआईए का दावा है कि तीनों आरोपी एंटीलिया केस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गाड़ी में जिलेटिन स्टिक्स रखवाई थी। जज ने एनआईए के वकील से पूछा, जब आपको आरोपियों के रोल के बारे में पहले से पता था तो आपने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो एनआईए की तरफ से कहा गया कि वो गिरफ्तारी से पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। हालांकि प्रदीप शर्मा के वकील ने एनआईए द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को खारिज किया और इस दौरान प्रदीप शर्मा ने कोर्ट से बोलने की इजाजत मांगी। प्रदीप शर्मा ने कहा कि उन घर से जो भी आर्म्स मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, वो लाइसेंस्ड हैं, उनमें कुछ गलत नहीं है। प्रदीप शर्मा ने कहा कि वो इस मामले में बिल्कुल शामिल नहीं है, और उसने कहा कि मुंबई पुलिस में 2 ग्रुप हैं, 2 गुट हैं, 2 कैंप हैं, जिनकी आपसी खींचतान की वजह से उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे से किसी भी तरह का लिंक होने की बात को खारिज किया। हालांकि प्रदीप शर्मा और उनके वकील की इन दलीलों के बाद एनआईए के वकील ने कोर्ट से कहा उनके पास प्रदीप शर्मा और दोनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, दस्तावेज हैं। एनआईए ने कहा कि आरोपी बहुत मंझे हुए हैं, इसलिए उनसे सच उगलवाने में वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें एनआईए की कस्टडी में दे दिया जाए। एनआईए ने अदालत में बताया कि ये चारों लोग, सतीश, मनीष, संतोष और आनंद, ये चारों लोग उस लाल टवेरा गाड़ी में सवार थे जब मनसुख हिरेन की हत्या की गई, और इन चारों के हवाले मनसुख हिरेन को सुनील माने नाम के पुलिस अधिकारी ने किया था। सुनील माने वही शख्स है जिसने सचिन वाजे के कहने पर तावड़े बनकर मनसुख हिरेन को फोन कर अपने पास बुलाया था। सबसे अहम बात यह थी कि संतोष शेलार ने साफ साफ बताया कि प्रदीप शर्मा को उसने फोन करके जानकारी दी थी जब उसने मनसुख हिरेन की हत्या को अंजाम दिया था। अब एनआईए जानने की कोशिश कर रही है कि क्या विस्फोटकों से लदे स्कॉर्पियो गाड़ी को अंबानी परिवार के घर के पास पार्क करने में भी क्या प्रदीप शर्मा का हाथ था? क्या जिलेटिन प्रोक्योर करने में भी प्रदीप शर्मा का हाथ था? क्या इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने में, इस पूरे षड्यंत्र को बनाने में भी क्या प्रदीप शर्मा शामिल थे? इन बातों की जानकारी एनआईए चाहती है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था। अब चिंता थी कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आज फॉर्मूला सामने आया। सीबीएसई ने रिजल्ट तैयार करने का पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट को बताया। 12वीं का नतीजा तैयार करने के लिए, मार्क्स डिसाइड करने के लिए 10वीं और 11वीं क्लास के रिजल्ट और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस को बेस बनाया जाएगा।
तो जो फॉर्मूला बनाया गया वो ये है कि 10वीं और 11वीं के फाइनल रिजल्ट का 30% वेटेज मिलेगा, जबकि 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स के 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। और वेटेज जोड़ने के लिए 10th, 11th और 12th में स्टूडेंट्स के टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आधार बनाया जाएगा। इस तरह 30-30-40 ये फॉर्मूला है। इसके आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार होगा, मार्कशीट तैयार होंगी, नंबर मिलेंगे। सीबीएसई ने बताया कि रिजल्ट घोषित करने के लिए 12वीं में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम और प्रैक्टिकल में मिले नंबर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को एक सिस्टम बनाने के लिए कहा है जो 12वीं के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स को मिले मार्क्स को लेकर उनकी शिकायतों को दूर करे। और एक बड़ी बात है कि जिन स्टूडेंट्स को यह फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है वो चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं, उसका इंतजाम भी किया जाएगा। अब वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान को कर्ज मिलने पर रोक लग गई है, इससे इमरान खान पर कितना बड़ा संकट आ गया है, इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और ये देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।